ये बैठक त्रिवेणी संकुल में दोपहर 12 बजे शुरू होगी। बैठक में शामिल होने के लिए सीएम योगी करीब 11 बजे प्रयागराज पहुंच रहे हैं। संगम में स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए अरैल में बैठक कराने का फैसला लिया गया है। पहले ये बैठक मेला प्राधिकरण के सभागार में होनी थी, लेकिन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बैठक का स्थान बदल दिया गया, क्योंकि अगर मेला प्राधिकरण के सभागार में मंत्रियों की बैठक की जाती तो वीआईपी सुरक्षा के चलते श्रद्धालुओं को दिक्कतें होती। इससे पहले 2019 कुंभ मेले में योगी कैबिनेट ने संगम में डुबकी लगाई थी। तब मुख्यमंत्री योगी के साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी और अन्य साधु संतों ने भी संगम में स्नान किया था। सवाल यह है कि महाकुंभ में योगी कैबिनेट की मीटिंग के मायने क्या है, कैबिनेट मीटिंग में क्या कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं, और इसी मुद्दे पर आज हमारी चर्चा होगी। और हम आपको बता दें कि महाकुंभ में मंत्रिमंडल जो है वो डुबकी भी लगाएगा, और साथ ही साथ ये अहम बैठक क्या कुछ सौगात लेकर आएगी, किन किन ऐसी योजनाओं पर मुहर लग सकती है, कौन से ऐसे फैसले हैं जिन पर चर्चा होगी, ये सभी के जहन पर सवाल है। और कैबिनेट की मीटिंग तब और भी खास हो जाती है जब ये महाकुंभ के दौरान और महाकुंभ की धरती यानी कि प्रयागराज में होती है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ मेला की आगे की तैयारियों को लेकर भी समय समय पर विशेष दिशा निर्देश देते रहते हैं, और प्रयागराज 11 बजे के करीब का समय है जब वो पहुंच जाएंगे। और महाकुंभ क्षेत्र का हम आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि भ्रमण करेंगे, उसके बाद बैठक भी होगी। तो प्रयागराज महाकुंभ और साथ ही साथ आज हम आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री भी आएंगे। और हमारे साथ इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ राहुल लाल भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अखंड प्रताप शाही भी जुड़ चुके हैं। अखंड, सबसे पहले आप ताज़ा अपडेट बता दीजिए, क्योंकि 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री के पहुंचने का समय जरूर 11 बजे का है, लेकिन जो बैठक शुरू होगी वो 12 बजे शुरू होगी। 1:05 पे समय रखा गया है। बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं, क्या कुछ चीजें हुई हैं, क्या प्रस्ताव सामने लाए गए हैं, इन सारी चीजों की जानकारी दी जाएगी प्रेस ब्रीफिंग के जरिए। तो उसका समय 1:05 का समय रखा गया है। ये अपने आप में एक अलग तरीके का प्रयास रहता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। इसके पहले पिछले कुंभ में भी जब 2019 में कुंभ आयोजन हुआ था तो उस समय भी मुख्यमंत्री ने अपने पूरे कैबिनेट के साथ वहां पे बैठक की थी, प्रयागराज में बैठक की थी। संगम की रेती पे जो अस्थायी शहर बताया गया उसमें उन्होंने मीटिंग की थी, और फिर उसके बाद पूरे कैबिनेट के साथ उन्होंने संगम में डुबकी भी लगाई थी, जिसमें उनके साथ शरीक थे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी। और ये तमाम जो कोशिशें उनकी रहती हैं वो दरअसल इस वजह से भी रहती हैं कि जो आस्था और सनातन का जो पक्ष है वो पूरी दुनिया में जाए, और एक मैसेज के तरीके से जाए कि पूरी दुनिया सिर्फ धर्म ही नहीं है हमारा हमारा धर्म हमारे अर्थव्यवस्था का भी आधार बनता है। हमारे बड़े आयोजन जो हैं वो अर्थव्यवस्था तो सुधारते ही हैं, एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि आध्यात्म और आधुनिकता का भी हम आवरण ओढ़ने को तैयार हैं, हम उसको भी अपने आचरण में उतार रहे हैं, और इन सारी चीजों के बीच में हमारा अनुशासन जो है वो अलग तरीके से है। तो ये मैसेज देने की कोशिश है सरकार की तरफ से। और भारत को जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात जो कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यूपी गवर्नमेंट जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का स्टेट बनने की तरफ जो बढ़ रही है, तो उसको भी कहीं ना कहीं समर्थवान बताने की ये कोशिश है कि हाँ हम उसकी तरफ सकारात्मक कदम बढ़ा रहे हैं। तो ये भी एक पक्ष है। लेकिन इस बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष आज जो देखने को मिलने वाला है, जिसकी उम्मीद ज्यादा है, और वो है एक तीर्थ क्षेत्र प्राधिकरण का गठन करना, जिसमें 5 जिले होंगे आसपास के, जिसमें वाराणसी होगा, मिर्जापुर होगा, और खुद प्रयागराज का अपना जिला होगा, चित्रकूट की बात कही जा रही है। तो ऐसे 5 जिले जो बिल्कुल समीपवर्ती जिले हैं उनको शामिल किया जाएगा, और इनमें जो बड़े तीर्थ स्थान हैं जिनका बहुत ही पौराणिक महत्व है, या फिर जिनके दर्शन के लिए या जहां पूजा अर्चना के लिए देश दुनिया से सैलानी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उन सभी जगहों को एक साथ समाहित किया जाए, एक कॉरिडोर टाइप का बनाया जाए, और उसके जरिए इस पूरे क्षेत्र का एक अलग विकास हो, जो धार्मिक आधार पे
जो अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करे, जो पर्यटन को भी मजबूती दे, जो पूरे उत्तर प्रदेश के समृद्धि का एक कारक बने, तो उसको लेके एक योजना बनाने की तैयारी है, एक प्रस्ताव लाने की बात कही जा रही है कि आज ये प्रस्ताव लाया जाएगा और इसे कैबिनेट की मुहर भी लग जाएगी। अगर ये होता है तो निश्चित तौर पर ये अपने तरीके का एक अलग प्रयास होगा। और उत्तर प्रदेश चूंकि आध्यात्मिक नगरी है, पूरी तरीके से देखा जाए तो जी। संगम का स्थायी शहर बताया गया है, और वहां पे अगर इस तरीके का फैसला लिया जाता है, इसी महीने में 27 तारीख को बताया जा रहा है कि धर्म संसद का भी आयोजन है। हालांकि सरकार उससे सीधे तरीके से नहीं जुड़ी है, लेकिन इन सारी पहलुओं को एक साथ अगर समाहित करते हुए देखा जाएगा तो ये बड़ी समग्रता में देखने की जरूरत है कि इसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा पड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर सरकार जो ये मान के चल रही है, जो सरकार के दावे है कि इससे 2 लाख करोड़ की इकोनॉमी बूस्ट होगी, कहीं ना कहीं सीधे सीधे इसमें पैसा लोगों का कम से कम इतने जी। का आदान प्रदान होगा, और इससे एक बड़ी जो रेवेन्यू की बात है तो 25,000 करोड़ के रेवेन्यू आने की बात कही जा रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आयोजन है, और सरकार इस पक्ष को लेके ही जो ये गठन करना चाह रही है धार्मिक क्षेत्र का प्राधिकरण का, वो अपने आप में एक अलग कदम होगा, और एक अलग तरीके से उत्तर प्रदेश के पर्यटन को, आध्यात्म को एक साथ जोड़ते हुए उसको आगे ले जाने की कोशिश होगी। बिल्कुल बिल्कुल अखंड, बहुत सही बात कही आपने। और हमारे साथ सौरभ दुबे भी जुड़े हुए हैं। सौरभ, जैसे कि अखंड बता रहे हैं कि एक तरह से अध्यात्म और साथ ही साथ कहा जा सकता है कि जिस तरह से विकास की राह पर उत्तर प्रदेश लगातार चल रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जा रही है। और ये मौका इसलिए खास भी हो जाता है क्योंकि कैबिनेट मीटिंग जो है, कैबिनेट बैठक है, वो प्रयागराज में होगी जहां पर महाकुंभ का आयोजन हुआ है। और साथ ही साथ 1 साल आज हो गया जब अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। तो क्या मायने? देखिए तमन्ना जी, निश्चित रूप से पूरे विश्व की जो निगाहें हैं वो अभी एक जगह पर टिकी हुई हैं, वो है प्रयागराज में महाकुंभ। इस महाकुंभ में सिर्फ देश से ही नहीं, विदेशों से जितनी बड़ी बड़ी हस्तियां आई हुई हैं, संगम में स्नान कर रही हैं, डुबकी लगा रही हैं, और श्रद्धा के भाव में जो है भाव विभोर होकर के जो है अपने तन मन को जो है शुद्ध कर रही है। तो अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार का फैसला कैबिनेट मीटिंग का प्रयागराज की धरती पर है, संगम के तट पर, तो ये बहुत ही जो है आप ये इसको मान के चलिए कि जो हमारी जो रूट्स हैं, जो हमारी संस्कृति, जो हमारी विरासत है, अगर उसकी झलक यहाँ पर देखने को मिलेगी तो ये वास्तव में उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के लिए जो है गर्व की बात होगी, गौरव की बात होगी। देखिए, जब हम बात कर लेते हैं कि महाकुंभ की बात करते हैं, तो महाकुंभ के अंदर जिस प्रकार से हम सारे अखाड़े, सारे नागा बाबा, सारे साधुओं, सारे लोगों को देख रहे हैं, तो वहां पर जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, वास्तव में जो सरकार के अंतर्गत हैं, जो सरकार में मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, अगर उनका भी एक जमावड़ा उस धरती पर होता है तो ये निश्चित मान करके चलना चाहिए कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसका एक पूर्ण रूप से समागम देखने को मिलेगा। देखिए, बैठक लखनऊ में भी हो सकती है, लखनऊ में, लेकिन लखनऊ के अलावा अगर प्रयागराज की धरती पर होती है तो वहां से एक बहुत बड़ा संदेश ये जाता है कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, राष्ट्रीय विरासत है, उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ जो हमेशा से दिखते आए हैं, वो कथनी और करनी में उनके बराबर वो दिख रही है। और मुझे लगता है कि जो कैबिनेट के, जैसे अभी आपके अखंड जी बता रहे थे, कुछ महत्वपूर्ण फैसले होने हैं। निश्चित रूप से जो मथुरा वृंदावन का क्षेत्र है वहां पर ब्रज विकास परिषद कमेटी बनाई गई थी, ब्रज तीर्थ विकास परिषद। उसी प्रकार से एक जो अयोध्या, मिर्जापुर, बनारस इधर के आसपास को लेकर के एक कमेटी बनाने की एक जो है उनका एक सुझाव है, योजना है, हो सकता हो आज उसकी घोषणा भी करें। और वो एक उसके माध्यम से क्या होगा कि जितने भी कॉरिडोर बन रहे हैं, जैसे अभी मिर्जापुर के अंदर विंध्याचल कॉरिडोर बन रहा है, अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना हुआ है, और अयोध्या का भी पिछले 22 जनवरी को हम लोग इसके साक्षी हैं, गवाह हैं कि हमको ऐसे अवसर पर जो है हम लोगों को देखने को मिला जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पिछले वर्ष इसी आज के ही दिन हुई थी। तो ये सारा जो एक पूर्वांचल का क्षेत्र है, अवध का क्षेत्र है, इसको मिला करके अगर एक कमेटी उसको बनाई जाती है ब्रज तीर्थ विकास परिषद की तरह, तो ये कहीं ना कहीं जो मंदिरों की व्यवस्था है और लोगों को आने जाने दर्शन करने की व्यवस्था है, उसमें बहुत कारगर साबित होगी। दूसरी बात देखिए, जिस प्रकार से अयोध्या का पिछले 22 जनवरी को एक भव्य कार्यक्रम हुआ था अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का, आज वही 22 जनवरी है और पूरी सरकार जो है वो कैबिनेट मीटिंग करती हुई वहां पर वो दिखाई देगी, कहां पर, जो हमारे आस्था का महापर्व महाकुंभ है।
तो ये जो जनता है, जनता का जो आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ को मिलता आया है, यही जनता का आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ जो है वो जनता को वापस सौंपने जा रहे हैं। बहुत सारी सौगात आएगी इसके अंदर, बहुत सारी जो है उत्तर प्रदेश वासियों के लिए घोषणाएं होंगी, और ये एक अब अलग कैबिनेट मीटिंग होगी, क्योंकि इस कैबिनेट मीटिंग की चर्चा पिछले 10-15 दिनों से है। विपक्ष भी इसको लेकर के लगातार जो है वो इस पर जो है हमला कर रहा है। तो ये मान के चलिए कि मुझे लगता है कि जो पिटारा खोलेंगे कैबिनेट मीटिंग के बाद, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें कुछ बड़ी बड़ी योजनाएं उत्तर प्रदेश के लिए, और जो जितने ये तीर्थ विकास परिषद बनने वाले हैं उसको लेकर के एक निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, 25 करोड़ जनता के लिए खुशी की बात हो सकती है। चलिए अखंड से जान लेते हैं। अखंड, जिस पिटारे की बात सौरभ दुबे जी कर रहे हैं, क्या लगता है इस पिटारे में कौन कौन से एजेंडे होंगे? देखिए, निश्चित तौर पर प्रदेश के विकास को लेकर बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि जो 24 तारीख को उत्तर प्रदेश यूपी डे मनाता है, उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी उस दिन, तो इसको लेके भी कुछ योजनाएं हैं कि कुछ इस दिन एमएसएमई की कुछ योजनाएं हैं, और उसके अलावा 26 जनवरी चुकी है, तो 26 जनवरी में कुछ खास करने जा रही होगी सरकार, तो उसको लेकर भी प्लान करने की बात कही जा रही थी। उसके कुछ जुड़े हुए प्रस्ताव हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो माना जा रहा है वो तीर्थ क्षेत्र प्राधिकरण का है, और ये जो अपने आप में होगा, ये अलग तरीके का एक प्रयास किया जाएगा। हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार एक कोशिश की जाएगी कि इस तरीके की चीजें हों, और उसको जो आध्यात्म और जो अर्थ व्यवस्था है, इन दोनों को जोड़ के एक साथ आगे बढ़ने की जो कवायद रही है योगी आदित्यनाथ सरकार की, उसको लेके, क्योंकि 3 क्षेत्रों में पर्यटन को पहले से ही बांटा जा चुका है। उसमें इको टूरिज्म है, उसमें स्पिरिचुअल टूरिज्म है, उसमें जो हिस्टोरिकल टूरिज्म है। तो इस तरीके के टूरिज्म के साथ साथ जो धर्म आधारित जो क्षेत्र अगर बनाए जाते हैं, इनके लिए कोई स्पेशल कॉरिडोर बनाया जाता है या इनके लिए कुछ अलग से व्यवस्था की जाती है, प्राधिकरण उसका नेतृत्व करता है, ऐसे में इनके इंतजाम की व्यवस्था अगर करता है, वो देखता है, उसकी निगरानी करेगा, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी योजना कही जा सकती है। और इसमें साधु संतों का भी जो समर्थन है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में ये सारी चीजें एक साथ अगर होती हैं, और वहां पे कुंभ के नगरी में, कुंभ के आयोजन के समय में, महाकुंभ का जब आयोजन हो रहा है, और ऐसे समय में जब जो सुखद नक्षत्र एक साथ बनने की बात कही जा रही थी 144 साल बाद, ऐसे में कितने सुखद नक्षत्र एक साथ एक कतार में आए हैं, और ये 144 साल बाद इस तरीके का मुहूर्त निकला है। तो उन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो समेकित रूप में ये समझने की जरूरत होगी कि हमें जो निर्णय लिया जा रहा है ये सरकार का, वो कितना फायदेमंद हो सकता है। हमने पहले भी आंकड़ा बताया कि सरकार जो आंकड़े लेके चल रही है कि 2 लाख करोड़ तक की अर्थव्यवस्था का कहीं ना कहीं इसमें ट्रांजैक्शन होगा और एक बूस्ट आएगा। तो ये जो पूरे पर्यटन को ठीक करने के लिए, आवागमन को ठीक करने के लिए जो पहले से प्रयास किए जा रहे थे पिछले 3-4 सालों से लगातार, योगी सरकार महाकुंभ की तैयारियों में जुटी हुई थी। कम से कम 3 साल ऐसे थे जिनमें लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की कोशिश हो रही थी। जो सिंगल लेन सड़क थी उसे डबल लेन किया गया, डबल लेन को 4 लेन किया गया, 4 लेन को 6 लेन किया गया, यहाँ तक कि जो एयरपोर्ट की व्यवस्था थी उसको सुचारू रूप से किया गया। फिर प्रयागराज की बात अगर करते हैं तो प्रयागराज को जिस तरीके से कनेक्ट किया गया है, वो 24 शहरों से सीधे सीधे वहां से फ्लाइट आ और जा सकती हैं। तो ये कनेक्टिविटी जो फ्लाइट दी गई, इसके अलावा जलमार्ग से जुड़ने वाला उत्तर प्रदेश देश भर में अकेला एकमात्र शहर प्रदेश है जहां जलमार्ग की सुविधा शुरू हुई। तो ये सारे यातायात के लिए जो जितने भी संसाधन हो सकते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे उसको डेवलप करने की कोशिश में सरकार लगी रही है। इसके अलावा जो कॉरिडोर और तमाम जो एक्सप्रेसवेज हैं, उनमें भी एक्सप्रेसवेज की बात अगर करेंगे तो सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज वाला शहर प्रदेश पहले से बन चुका है। 5 एक्सप्रेसवेज इसके पहले से संचालित हैं, 6 निर्माणाधीन है, और लगभग कहीं अंतिम चरण में है तो कहीं मध्य चरण तक पहुंच चुका है। तो इस तरीके से जो योजनाएं ला रही है वो दरअसल प्रदेश के विकास के लिए अगर देखा जाए तो सिर्फ पहले होता था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ज्यादा फोकस किया जाता था, और थोड़ा बहुत अगर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाता था, वो अवध क्षेत्र का होता था जिसमें राजधानी लखनऊ भी आती है। तो लेकिन अब प्रदेश सरकार ने क्या किया कि वो सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के स्टाइल में उन्होंने, योगी सरकार ने, जब योगी सरकार बनी थी तो उन्होंने प्रदेश के चतुर्दिक विकास का एक खाका खींचा। उन्होंने बुंदेलखंड के विकास के लिए वहां पे तमाम योजनाएं शुरू की। उसमें एक जो जल शक्ति डिपार्टमेंट का जो काम शुरू किया गया कि जिस तरीके से हर घर जल और ये सारी चीजें, तो उसकी वजह से भी एक बड़ा असर पड़ा। इसके अलावा रोड इंफ्रा को बहुत मजबूत किया गया, और दूसरी चीज जो स्पेशल
इकोनॉमिक जोन बनाने की जो तैयारी की गई उससे बड़ा फायदा मिला। तो इन सारे को कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश इससे आगे बढ़ता हुआ दिखे, इसको लेकर कुछ योजनाएं बनाने की बात कही जा रही है। हो सकता है उससे जुड़े हुए कुछ प्रस्ताव आ जाए। एमएसएमई बिल्कुल और ओडीओपी जो है ये इसमें बहुत बिल्कुल महत्वपूर्ण निवेश भूमिका की निभा बात सकते हो हैं, सकती जिसको है, और क्योंकि कहा जा रहा है कि 10 से 12 ऐसी योजनाएं हैं जिन पर मुहर लग सकती है, कैबिनेट की मुहर लग सकती है, और जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश वासियों के लिए अच्छी खबर है और साथ ही साथ देश के लिए एक अच्छी खबर तो है ही। सौरभ दुबे जी, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप महाकुंभ की बात कर रहे थे और ये किसी से छिपा नहीं है कि महाकुंभ का आयोजन जिस तरह से हुआ है और जिस तरह से वाहवाही महाकुंभ के जरिए हमारे देश को मिल रही है, सिर्फ देश की नहीं बात करूंगी, पूरे विदेश में महाकुंभ की बातें हो रही हैं, पूरे मतलब देश विदेश से सैलानी आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं और तारीफ करता हुआ कोई नहीं थक रहा। ऐसे में आज कैबिनेट बैठक और साथ ही साथ जिस तरह से अखंड ने भी बताया कि 7 जिलों को एक साथ मिलाकर एक धार्मिक सर्किट बनाने की बात हो रही है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। ये इसमें कोई दो राय नहीं और इसको बोलने में कोई भी गुरेज नहीं करना चाहिए, बल्कि गर्व से कहना चाहिए कि सनातन को और साथ ही साथ धर्म की रूट्स को, जड़ों को मजबूत करने में योगी सरकार ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। देखिए बिल्कुल तमन्ना जी, जिस अभी जो महाकुंभ जहां पर लगा हुआ है संगम का तट, वो कोई सामान्य जगह नहीं है। आप उस जगह को समझिए। वहां पर इस समय जो है नर, यक्ष, देवता, किन्नर, अग्नि देवता, वायु देवता, सब लोग वहां पर किसी न किसी प्रकार से वहां पर उनकी उपस्थिति है। वो बहुत ही विशेष जगह है। और अगर ऐसी विशेष जगह पर कोई भी सरकार कोई बैठ करके एक मीटिंग करती है, कोई फैसला लेती है, तो भारत के जो संस्कार है, जो संस्कृति है, जो हमारा जो है विरासत रही है, उसी को तो आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बार बार अभी जो बात कही जा रही है, देखिए कि एक विकास परिषद बनाने की जो है, तीर्थ विकास परिषद जो है, तो वो इसके पहले मथुरा, वृंदावन, इधर के पश्चिमी जो क्षेत्र में उन्होंने ब्रज तीर्थ विकास परिषद कमेटी बनाई। अच्छा, उस कमेटी के माध्यम से क्या होता है, उसके अंदर जो है पूरे वृंदावन का विकास, मथुरा का विकास, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के है, जो वहां पर सांस्कृतिक विरासत है, यही नहीं सिर्फ वहां पर जो है वृंदावन के अगर आप आगे जाते हैं तो वहां पर मीराबाई के लिए जो संस्थान बनाया गया है, उसके बगल में जो है सूरदास के लिए संस्थान बनाया गया है, जो हमारी पुरानी ऐतिहासिक विरासत रही है, जिसमें कवि भी रहे, जिसमें भक्ति काल के भी कवि रहे, उन सभी को चिन्हित करके इस विकास परिषद के अंतर्गत जो है उस धरोहर को वापस जो है वो डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। और कोशिश नहीं की जा रही है, उसमें तो किया गया है, क्योंकि वहां पर ब्रज रज उत्सव करके एक मेला भी लगाया जाता है, जो कि वृंदावन के अंदर लगता है, और इन सारी चीजों को उसके अंदर समाहित किया जाता है। उसी योजना को लेकर के जो मिर्जापुर का क्षेत्र है, बनारस का क्षेत्र है, प्रयागराज का क्षेत्र है, उधर आसपास के जितने क्षेत्र हैं, उनके अंदर जो हमारे बड़े जो आराध्य देवी देवताओं के मंदिर हैं, उनको लेकर के एक कमेटी बनाने का विचार विमर्श पिछले 1.5-2 सालों से चल रहा है। और अब ये जो इस मीटिंग के बाद ऐसा फैसला आ सकता है कि वो कमेटी बना दी गई है, क्योंकि अभी जो पिछली कमेटी थी उसके चेयरमैन पूर्व डीजीपी जो मिश्रा जी हैं, उनको बनाया गया था। इसमें जो है, जो मैं ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी उसके अंदर जो है वो अध्यक्ष से लेकर के, क्योंकि अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री जी हैं उसके, तो इस बार भी ये जो कमेटी बनेगी इसके अध्यक्ष मुझे लगता है स्वयं मुख्यमंत्री जी होंगे। उपाध्यक्ष से लेकर के टीमों की घोषणा यहाँ पर की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात की जो महाकुंभ है, महाकुंभ में जो शाही स्नान है, 29 तारीख की जो मौनी अमावस्या आ रही है, उसके बाद जो है बसंत का पर्व आ रहा है, तो ये जो 29 तारीख का शाही स्नान है, आप देखिए कि ये जो पूरे कार्यक्रम में लगे हुए हैं। आज 22 की कैबिनेट मीटिंग है, 24 से लेकर 26 2 दिन का जो है उत्तर प्रदेश उत्सव मनाने की तैयारी की जा रही है। उसके बाद 29 तारीख को जो है उसके बीच में गृह मंत्री अमित शाह जी के आने का भी प्रस्ताव वहां पर आ रहे हैं। सभी लोग डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। उस 29 तारीख को मौनी अमावस्या पे लगभग 15 से 20 करोड़ लोगों के अनुमान है कि वो लोग आकर के डुबकी लगा सकते हैं। तो इतनी बड़ी जो हमारी सांस्कृतिक विरासत, जिसको यूनेस्को जो कहता है कि पूरे विश्व के अंदर अगर कोई सबसे बड़ी उत्सव मेला लगता है तो वो महाकुंभ है, तो ये इस पे हमें गर्व होना चाहिए। और बेहतरीन तरीके से आयोजन भी किया गया और समय समय पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जाके वहां पर जायजा लेते थे और निरीक्षण करते थे, और शायद यही वजह है कि रोज लाखों की तादाद में लोग वहां पर आ रहे हैं, लेकिन किसी तरह की कोई असुविधा अभी तक पता नहीं चली है।